नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी ओपी सर स्वागत करते हैं आपका और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। तो आज हम बात करेंगे कॉलेज एजुकेशन में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। तो हम मैथमेटिक्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो टॉपिक है आंशिक अवकलज, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इस लेवल का है कि जैसे हमने 12वीं क्लास में अवकलज पढ़ा है उससे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक है हमारा आंशिक अवकलज। ठीक है, तो टॉपिक का हेडिंग है आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आंशिक अवकलज की जब बात करते हैं तो उससे पहले आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? आपने अवकलज पढ़ रखा है। तो अवकलज की जैसे हम बात करें, आपने पहले पढ़ा था कि जैसे एक कोई सिंगल एक मान्य फलन होता है। जैसे हम बात करें साहब साइन अक्स, हमने साइन अक्स की बात करी, तो आपने साइन अक्स का अवकलज बहुत पहले कक्षा 12 में पढ़ा है। आपने क्या पढ़े थे? साइन अक्स का अवकलज क्या होता है? कॉस अक्स होता है। आपने बहुत अच्छे से बता दिया। जैसे हमने बात करें साहब 3x² प्लस 5x का अवकलज बताओ, तो आपने इसका अवकलज क्या बताया? आपने इसका अवकलज बताया कि साहब 6x प्लस का 5। मतलब ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, बात करते हैं कि साहब मैं छोटा सा और आगे बात करूं, मैं बोलूं कि साहब y इक्वल टू मेरा कोई फंक्शन है, y इक्वल टू, हम जनरली ये लिखते थे कोई फंक्शन y इक्वल टू लिखते थे, हमने लिख दिया साहब, इसका लिख दिया 9x³ प्लस का 5x² लिख दिया। ठीक है, तो हम इसका अवकलज किया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साहब, आप बोलोगे इसका अवकलज करो, किसके रेस्पेक्ट में करो? आपने बोला कि साहब हम अक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो हम क्या करेंगे? इसको dy बाई dx और इक्वल टू क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 2927 यानी 27x² प्लस 10x, ये लिख देंगे। ठीक है, आपने इसका एक बार और अवकलज किया, आपने इसका एक बार और अवकलज किया तो क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हुआ? ये हुआ 54x प्लस का 10। बात समझ आ रही है? इसका हम एक बार और अवकलन कर सकते हैं। इसका एक बार और अवकलन किया तो नेक्स्ट टाइम जो अवकलन हुआ वो क्या हुआ? ये हुआ d3y अपॉन dx³ इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? ये हुआ 54। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पद है? अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0। इसका एक बार पुनः हमने अवकलन किया, तो पुनः अवकलन किया तो हमारे पास क्या आया? ये आया d4y अपॉन dx4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिख दें। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या है? एक अचर पद। कहने का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आपने 12वीं क्लास में पढ़ा था। अब बात ये आती है कि साहब आपके आंशिक अवकलज की जरूरत क्यों पड़ी? आंशिक अवकलज की जरूरत इसलिए पड़ी, आपको एक छोटा सा फलन मिल गया। मैं यहां पे बात करता हूं कि जैसे y इक्वल टू मैंने लिखा, y इक्वल टू लिख दिया 5x² प्लस का y² लिख दिया। ठीक है, ये सब लिख दिया। आपसे पूछा जाए कि साहब आप क्या करो? इसका अवकलन करो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूं, तो y के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूं तो आपको पता है ये भी, सॉरी, इसका अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो ये भी तो y का फलन है और ये भी क्या है? y है। ये आपका कौन है? x का फलन है। तुम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन की बात कर रहे हैं हम लोग? अक्ष के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? y का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में? अक्ष के रेस्पेक्ट में। क्या हुआ? dy बाई dx। इधर क्या हुआ? 10x। और इसको क्या करेंगे? देखो, पहले तो करो इसका, फिर किसका? y का x के रेस्पेक्ट में। तो कितना हुआ? इसको क्या लिखेंगे? 2y। अब ये तो हुआ y² का। अब हमें y का किसके रेस्पेक्ट में करना है? अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो क्या हुआ? 2y dy बाई dx। कहने का मतलब आप इसको एक साइड में लिखोगे तो हमने लिखा dy बाई dx, इधर एक साइड में लिखा तो ये हुआ 1 माइनस का 2y और इक्वल टू क्या हुआ बेटा? ये हुआ 10x। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब dy बाई dx किया आपने तो ये फंक्शन नहीं कि कंप्लीटली x का मिला, किसका मिला? साथ साथ में y का मिला। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया? इसको लिखा हमने 10x अपॉन 1 माइनस का 2y लिखा, ऐसा लिखा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि साहब फलन का मुझे क्या करना है? आंशिक अवकलज करना है। क्या करना है? आंशिक अवकलज करना है। कहने का मतलब जब आपका फलन
बहुत सारे अचरों से मिलके बनाओ। बात समझ आ रही? जब आपका कोई फलन बहुत सारे अचरों से मिला हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि साहब आपका ये फलन है y इक्वल टू आपने लिखा केवल और केवल सिंगल चर यानी अक्ष से मिलके बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? कौन? ये y का जो फलन है केवल और केवल सिंगल चर किससे मिलके बना हुआ है? अक्ष से मिलके बना हुआ है। मैं यहाँ पे बात करूं कि साहब आपका कोई फलन हो, मैं इसी की एक छोटी सी बात कर लेता हूं। इसी आपको एक फलन लिखा मैंने, इस फलन को क्या मैं ऐसा लिख दूं, मैं बोल दूं साहब f इक्वल टू मेरा कोई फंक्शन है, वो साहब किसका है? x और y का मिलके बना हुआ है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y, मैं ऐसा लिख दूं। तो मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूं, सपोज इस फंक्शन को मैंने इस तरीके से मैं लिखा है, तो मैं बोल दूं कि साहब आपका ये जो फलन है f किन किन से मिलके बना हुआ है? अक्ष से मिलके बना हुआ है और y से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये मेरा जो फलन है, ये मेरा जो फलन है कौन? f कितने चरों से मिलके बना हुआ है? दो चरों से मिलके बना हुआ है। कितने चरों से मिलके बना हुआ है? दो चरों से। तो मैं इसको एक काम और करूं, इधर मैं लिख दूं z इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी ये z मेरा फलन है x और y का मिलन। कहने का मतलब आपका फलन ये एक्स वाई किसके इक्वल है? 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y के बराबर है। बात समझ आ रही? यानी कहने का मतलब आपका ये फलन z, आप z भी लिख दो, f भी लिख दो, ये सब किससे मिलके बना हुआ है? दो चरों x और y से मिलके बना हुआ है। तो देखो बेटा बात ये आती है, सबसे पहला जो परिभाषा लिखते हैं, दो चरों वाला फलन होता क्या है? तो पहले परिभाषा लिखो सबसे पहले, दो चरों वाले फलन। तो देखो दो चरों वाला फलन को हम क्या लिखेंगे, सुनिएगा, इसको मिटा रहा हूं। तो बात यह है कि आंशिक अवकलज क्या होता है, अवकलज क्या होता है? तो अवकलज आपने कक्षा 12 में पढ़ा हुआ है, तो बात हम आगे किसकी करेंगे? आंशिक अवकलज की बात करेंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे। एक काम और करना, आप जो पढ़ते हो तो साथ साथ में आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी खुद की मेहनत की कमाई है। आप कभी भी देखो, बात ये कि नोट्स मिल जाएंगे, मार्केट में मिलते हैं, हम भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब खुद के लिखे हुए नोट्स जितने आसानी से समझ में आएंगे, वो किसी दूसरे के लिखे हुए बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आपका नोट्स होना चाहिए। कहीं पे क्या होता है, जैसे अपने ऑनलाइन क्लासेज है, तो कोई बात नहीं, कहीं हम फास्ट चल रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दो और पूरा बाकायदा उसको लिख लो, ठीक है? लेकिन नोट्स आपके साथ साथ में होने चाहिए। एक बार मेरे कहने से आप कम से कम 10 दिन नोट्स बना के देख लो, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? ओके, तो देखो बात करते हैं आगे परिभाषा। परिभाषा क्या है? आंशिक पहले आंशिक अवकलज पढ़ने से पहले हम बात करते हैं दो चरों वाले फलन की बात करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा एक z इक्वल टू फंक्शन लिखा x कोमा y का, ठीक है? और मैंने ये लिख दिया, सपोज मैंने एक छोटी सी बात करी, इसको किसके बराबर लिख दिया? तो एग्जांपल लिखा था थोड़ी देर पहले, x स्क्वायर प्लस का 5x के बराबर लिख दिया, ठीक है? मैं बोलता हूं कि साहब दो चरों के मान देने से, यहां पे चर कौन है? एक तो सॉरी 5y लिख दो, इसको क्या लिख दो? 5y लिख दो। मैं क्या करता हूं, दो चरों, एक तो x और y का मान देने पर, यानी दो चरों x तथा y का मान देने पर हमें एक दूसरा चर कौन? z का क्या आ रहा है? निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। बात सुनो दोबारा, दो चरों x तथा y के मान देने पर हमें एक तीसरे चर z का निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? आपका जो चर z है किसका? चर x तथा y का क्या है? फलन है। बात को समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे क्या करेंगे, दो चरों x तथा y का मान देने पर हमें एक दूसरा चर z का निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि साहब आपका फलन कौन? z क्या है? आपका जो z है किसका है? चर x तथा y का फलन है। तो देखो पहले दो चरों वाले फलन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाला फलन, यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो बात करेंगे फंक्शन ऑफ, ठीक है जी? देखिएगा, यदि दो चरों x तथा y के मान देने पर चर कौन? z का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा हो तो z
चर x तथा y का क्या कहलाता है भाई साहब? फलन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? यदि दो चरों x तथा y के मान देने पर एक तीसरा चर कौन, आपका चर कौन, z का क्या हो रहा है, एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा हो, तो z क्या कहलाता है? चर x तथा y का फलन कहलाता है। इसको मुख्यतया z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही है क्या? इसको मुख्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? z बराबर एफ एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो मेरी बात सुनो कि यानी आपने किस किस का मान दिया? चर यानी x और y का फलन है कौन? z। समझ गए मेरी बात? यानी फंक्शन लिखा है किसका है? x y का है, कौन है? z है। इसका मतलब z क्या हो गया? चर x तथा y का फलन हो गया। अच्छा मुझे मैं छोटी सी बात बोलता हूं कि इसका मतलब आप ये बोलोगे कि साहब z ना आपने लिखा कि z इक्वल टू आपने लिखा एफ एक्स कोमा वाई लिखा, बिल्कुल लिख दिया। इसका मतलब ये है क्या आप कोई भी एक्स वाई का मान दे दोगे तो z का मान मिल जाएगा? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। कैसे? मैं इतना कह सकता हूं कि x तथा y का मान देने पे किसका मान आएगा? z का मान आएगा, लेकिन हर एक x y के लिए z का मान प्राप्त हो कोई जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं छोटा सा क्या लिखता हूं, एग्जांपल लिखता हूं। एग्जाम्पल मैंने इसको लिखेंगे आगे। एग्जाम्पल मैं इस प्रकार लेता हूं कि मैंने लिखा कि z इक्वल टू आपने लिखा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर लिखा, बिल्कुल लिख दिया। क्या कि आप यहां पे कोई भी x और y का मान दे दो, आपने कोई x का मान दे दिया, कोई y का मान दे दिया, वैल्यू इवेलुएट होने के बाद z का फिक्स ना फिक्स मान मिलेगा। कुछ भी मान दे दो x और y का, बिल्कुल दे दिया। x और y का कोई ना कोई मान दे दो और साहब हमें z का मान मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रत्येक xy के लिए, यहाँ प्रत्येक xy के लिए किसका मान विद्यमान है? z का मान विद्यमान है। लेकिन मैं ऐसे दूसरा, इसका मतलब यहाँ पे तो आप क्या कह सकते हो, यदि इस एग्जाम्पल से आप एक बार छोटा सा कैलकुलेट दिमाग में ये आया कि भाई साहब हम तो प्रत्येक xy के लिए क्या रख सकते हैं? z का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन मैं अभी एक छोटा सा दूसरा काउंटर देता हूं। काउंटर दिया मैंने कि साहब z इक्वल टू मैंने लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात? तो मुझे ये बताओ कि यहां पे प्रत्येक एक्स वाई के लिए z का मान मिलेगा? आपने बोला कि साहब नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि साहब अंडर रूट में जब कोई नेगेटिव संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है? अंडर रूट में कोई नेगेटिव संख्या आ जाती है, यानी माइनस साइन के साथ में कोई नंबर आ जाता है, तो जनाब कभी भी वो जो रिवैल्यूएट जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी। क्या आएगी? हमेशा इमेजिनरी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि साहब अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू कभी भी रियल वैल्यू कभी भी नहीं देता, वो हमेशा क्या आती है? उसकी इमेजिनरी वैल्यू आती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, तो ये z का इमेजिनरी मान कब पॉसिबल होगा? ये z का इमेजिनरी मान तब पॉसिबल होगा कि साहब ए स्क्वायर का मान तो हो छोटा और इसका मान क्या हो? बड़ा। यानी इसका मान जब बड़ा होगा, इसका मान जब छोटा होगा, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी अंदर अंडर रूट के अंदर आएगी वो क्या होगी? आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू। और आपको पता है अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या देती है? इमेजिनरी नंबर देता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि साहब यहां पे z का मान तभी पॉसिबल होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान या तो क्या हो? ए स्क्वायर से छोटा हो या क्या हो? ए स्क्वायर के बराबर हो। समझ आ गई मेरी बात? यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किससे छोटा हो? ए स्क्वायर से छोटा या क्या हो? बराबर हो। तभी ये क्या मिलेगा? z का मान मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब ये क्या है? इस फंक्शन के लिए बात करूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। सर्कल यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है, रेडियस क्या उसकी? a है। यानी इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स के लिए आपका इस फलन का मान विद्यमान है। समझ आ गई मेरी बात? तो आगे लिखते हैं नोट। एग्जाम्पल समझ में आया ना? कहने का मतलब आपने तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लिखते हैं, तो क्या इन दोनों वेरिएबल्स के लिए ऑलवेज हमारा जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने बोला सर डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन क्या है। यदि आपका फंक्शन इस प्रकार है कि दोनों वैल्यूज के लिए वैल्यू मिले, तो मैं कह दूंगा साहब एवरी एक्स वाई के लिए हमारे पास क्या है? z का कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। लेकिन यदि आपका एग्जाम्पल इस प्रकार का आ जाए, यदि एग्जाम्पल इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2 नंबर,
यदि आपका एग्जाम्पल इस प्रकार का आ जाए तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जनाब यहाँ पे आपका जो सर्कल है, यानी आपका जो सर्कल जो सेंटर इसका क्या है 0 0 है और रेडियस इसकी क्या है a है, यानी a सेंटर का जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो a से कम हो तो उसके लिए आपका पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज फिर जेड का पॉइंट हमारे पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिखो नोट लगा के, छोटी सी बात लिखी गया नोट। क्योंकि यहां प्रत्येक चर x तथा y के लिए फलन z का मान हर बार प्राप्त हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करो, z इक्वल टू आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां प्रत्येक x और y के मान के लिए अपने z का एक फिक्स मान मिलेगा, जो कि यहां प्रत्येक चर x तथा y के लिए z का एक फिक्स मान मिलेगा। इसका मतलब ये तो प्रत्येक के लिए x y के लिए सत्य है, z का मान मिलेगा। एग्जाम्पल सेकंड, यहां पे हम ले लूं कि अंडर रूट आपने क्या ले लिया, अंडर रूट आपने ये ले लिया कि साहब एग्जाम्पल वो लिखा वो लिख दो, जैसे मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहां पे z का मान कब मिलेगा, तभी मिलेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो a स्क्वायर से क्या हो छोटा हो। परंतु यहां प्रत्येक चर x तथा y के लिए z का फिक्स मान प्राप्त हो कोई जरूरी नहीं है। z का फिक्स मान तभी मिलेगा जब क्या भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी हो ए स्क्वायर से। जब बात समझ आ गई क्या, तो फटाफट क्या कर दो, इसको चिपका डालो जल्दी से दोनों नोटों को। अगला अब बात आती है आगे आंशिक अवकल गुणांक। किसकी बात आती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात आती है। तो देखो क्या होता है, मिटा दूं, देखिएगा आंशिक अवकल गुणांक की बात आती है। किसकी बात आती है आगे, आंशिक गुणांक की बात आती है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो क्या करते हैं, WFCOE ENT कोएफिशिएंट की बात आती है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात है। ये होता है क्या, देखो आपने अभी पढ़ा था कि साहब आपके पास z एक फलन है, किसका है, x और y का फलन है। कौन, z, यानी आपका z क्या है
x तथा y का फलन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं, यानी x के सापेक्ष जो आंशिक होगा वो क्या, आंशिक अवकलन होगा वो क्या होगा, x का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाएगा। और आएगा कैसे देखिएगा, मेरा ये क्या है, z का कोई फलन है जो किसका है, चर x तथा y का है। तो मैं क्या करता हूं, z का अवकलन करता हूं। मैं क्या करता हूं, z का अभी अवकलन की बात कर रहा हूं, और अवकलन किस प्रकार करूंगा, मैं अवकलन इस प्रकार करूंगा, यानी z का x के सापेक्ष अवकलन इस प्रकार करूंगा कि y को मुझे क्या मानना है, अचर मानना है। y को मुझे क्या मानना है, अचर मानना है। यानी z का अवकलन किसको अचर मानते हुए, y को अचर मानते हुए किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो वैल्यू आएगी, जो अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाएगी। बात को समझ आ रही क्या, z का x के सापेक्ष क्या कहलाएगी, आंशिक अवकल गुणांक कहलाएगी। तो मैं क्या कहता हूं, जैसे आपने बोला कैसे, एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा z, और एग्जांपल क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस का 5xy है, ठीक है 3x स्क्वायर प्लस का 5xy है। तो मैं क्या करता हूं, मैं z का अवकलन करता हूं, और अवकलन किस प्रकार करता हूं, यानी अवकलन में साधारण अवकलन करता हूं। और किस प्रकार करता हूं कि जब x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो y को मुझे अचर मानना है। किसके रेस्पेक्ट में बात करूं, x के रेस्पेक्ट में करूं तो किसको अचर मानना है, y को। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे 6x, और साथ में क्या है, इसको y को अचर मानना है, और x तो 5 भी अचर और y भी अचर, यानी 5y तो मेरा ऐसा का ऐसा, और x का कितना हो गया 1। यानी ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या होगा, इस फलन z का x के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकल गुणांक होगा। बात समझ में आ रही है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल z अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गई। इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि आप मैं ऐप को इंट्रोड्यूस करूं तो आप इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है क्या। तो यहाँ पे z का x से सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक क्या होगा, तो आपने क्या किया, जो आपका फलन है उस फलन में क्या कर दो, जब x के रेस्पेक्ट में x का आंशिक अवकलन गुणांक निकालना हो तो क्या कर दो, y को अचर मान लो। तो y को अचर मानते हैं, हमने क्या किया, इसका हो गया 6x, और यहाँ पे 5, और ये अचर तो 5y अचर, और x का क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये आपका आंशिक अवकल गुणांक आ गया। अब मैं बात करूं कि साहब फलन आपका जो z है, इसमें y का आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करो। किसका, y का। तो y का आंशिक अवकल गुणांक करेंगे तो क्या करेंगे, x को अचर मान लेंगे। किसको अचर मान लेंगे, तो x को। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसी क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, मैं लिखूंगा कि साहब ये कितना आया, इसी क्वेश्चन की बात करें तो कितना आया बताओ बेटा। देखो 3 मेरा क्या है कांस्टेंट, और y का आंशिक अवकल गुणांक निकाल रहे हैं ना, x मेरा क्या है कांस्टेंट, क्यों y का निकाल रहे हैं तो हम किसको अचर मानना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा। तो कितना हुआ, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया 0। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। आपको पता है 5 कांस्टेंट, और जब y का आंशिक अवकलन गुणांक निकालेंगे तो कौन हो गया, x भी मेरा क्या हो गया कांस्टेंट। तो y का अवकलन कितना हो गया 1, तो इसका मतलब डॉट 1। ये जो वैल्यू क्या आई, ये आई डेल z अपॉन डेल y। इसको दूसरा क्या लिख सकता हूं भाई, डेल z डेल f अपॉन डेल y। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई वो क्या है, यानी इस फंक्शन का y का आंशिक अवकल गुणांक है। समझ आ गई मेरी बात। तो फटाफट लिखो ये होता क्या है, तो लिखिएगा बेटा। तो देखो यदि परिभाषा लिख रहे हैं, यदि z है तो फलन z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कैसे निकलेगा बताइए। आंशिक अवकलन गुणांक कैसे निकलेगा,
फलन z को क्या कर दो, फलन z में किसको x के सापेक्ष निकाल रहे, किसको अचर मान लेंगे, y को अचर मान के अवकलन करने पर प्राप्त होता है गुणांक। फलन किसमें, z में, किसको, y को क्या करके अचर मानकर, क्या करने पर, अवकलन मानकर z का x के सापेक्ष साधारण अवकलन करने पर प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है क्या, दोबारा सुनिएगा। क्या है, यदि आपके पास z बराबर एफ एक्स वाई है तो फलन z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक क्या होगा, फलन z में y को अचर मानकर, किसका, z का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्या करने पे, साधारण अवकलन करने पे प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो फलन है, इस फलन में y को आप क्या मान लो, अचर मान लो, अचर मान के इसका पूरा पूरा क्या कर दो, अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कौन सा अवकलन, साधारण अवकलन कर दो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा आपका x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक प्राप्त होगा। इसको मुख्यतया डेल z अपॉन डेल x या डेल अपॉन डेल x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ, ये तो क्या हो गया आपका x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक आ गया। ठीक है, अब बात ये आती है साहब, ये मेरा फलन किसका है, चर x तथा y का है, तो अब मुझे क्या लिखना है, दूसरी लैंग्वेज क्या लिखना है, मुझे किसके सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक निकालना है, y का आंशिक अवकल गुणांक निकालना है। किसका निकालना है, या x के सापेक्ष, या x के सापेक्ष लिख दो या x का लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, x का आंशिक अवकल गुणांक, दोनों लैंग्वेज लिखो, दोनों सही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपका फलन कौन है, z बराबर एफ एक्स वाई है, तो हमें क्या करना है, y का आंशिक अवकल गुणांक निकालना है। किसका निकालना है, y का आंशिक अवकल गुणांक निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा चेंज कहां कहां करता हूं, आप देखना है इसको, परिभाषा बाद में आपको ये एक बार लिख लिया, इसको लिख लो एक बार, फिर हम दूसरी परिभाषा लिख के चेंज करेंगे, यानी अब y का आंशिक अवकल गुणांक निकालेंगे। तो फटाफट चेंज करो, लिखो फटाफट इसको। तो देखिएगा, यदि आपका z बराबर एफ एक्स वाई है तो फलन z का किसके सापेक्ष बात कर रहा हूं मैं, y के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बात कर रहा हूं, y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक फलन z में किसको, x को क्या करके अचर मानकर, z का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक y के सापेक्ष साधारण अवकलन करने पर प्राप्त होता है। इसको मुख्यतः डेल z अपॉन डेल y या डेल f अपॉन डेल y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी एक थोड़ी जनरल परिभाषा, यानी पार्शियल डिफरेंस कोएफिशिएंट की एक लैंग्वेजली परिभाषा होगी। ठीक है, अब दूसरा थोड़ा मैथमेटिकली परिभाषा इसको डिस्क्राइब करते हैं, वो कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। देखो, देखिएगा, यदि आपको पता है कि एफ एक्स कोमा वाई मेरा क्या है, जेड इक्वल टू ये है, यदि आपको पता है कि मेरा जेड इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक बात करता हूं, यदि एक लिमिटिंग पोजीशन बताते हैं, यदि एफ एक्स में मैं कुछ जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं, डेल्टा एक्स जोड़ रहा हूं, एक्स में क्या कुछ जोड़ रहा हूं, डेल्टा एक्स, और वाई को मैं ऐसा का ऐसा रख रहा हूं। ठीक है, यानी एक्स में कितना चेंजेस कर रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स चेंज कर रहा हूं, कितना चेंज कर रहा हूं बेटा, डेल्टा एक्स कोमा वाई।
माइनस का एफ एक्स कोमा वाई, और मैं नीचे भाग दे रहा हूं किसमें, डेल्टा एक्स का, और मैं यहां पे लिमिट लगा रहा हूं क्या, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझ आ रही मेरी बात क्या हुआ? यदि एफ एक्स में मैंने कुछ चेंज किया, स्मॉल चेंजेस क्या किया, डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई, और मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स का भाग दे दिया, और लिमिट क्या लगाया मैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यदि इसका मान मेरा क्या है, विद्यमान है, क्या है इसका मान मेरा, विद्यमान है, यदि अगर इसका मान मेरा क्या है, विद्यमान है, तो ये जो वैल्यू है क्या है, एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक है। ये वैल्यू क्या है, एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक है। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ये किसके बराबर होगी हमेशा, यदि विद्यमान है किसके बराबर होगी, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर, ठीक है। और दूसरी बात बोले तो इसको मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ये आ गई। इसी प्रकार मुझे क्या निकालना है, आपने चेंजेस किस में किया था, एक्स में किया था, तो क्या है यहां से किसके रेस्पेक्ट में आया, एक्स के रेस्पेक्ट में। चेंजेस मैंने किस में किया था, एक्स में किया था ना, क्योंकि वाई तो मेरा इधर है जैसा का वैसा इधर है। जो चेंज किस में आया था, एक्स में आया था। इधर कौन है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और इधर कौन है, एक्स। जो चेंजेस जिसमें आया उसका क्या दे दिया मैंने, भाग दे दिया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, एवं मैं लिखता हूं लिमिट, वही चेंज अब की बार चेंजेस में किस में करता हूं, अब की बार चेंजेस करता हूं मैं वाई में। तो क्या हुआ, एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, बात समझ आ गई, एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का एफ एक्स कोमा वाई, और नीचे कितना आ गया बेटा, डेल्टा वाई, और लिमिट में क्या किया बेटा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। को तकलीफ भाई, डेल्टा वाई टेंस टू 0 किया, और यदि इसका मान मेरा विद्यमान है, यदि इसका मान मेरा क्या है, विद्यमान है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि साहब ये मेरा क्या है, ये जो वैल्यू आई है, जो विद्यमान वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या होगी मेरी, एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होगा। क्या होगा, एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करें, किसके बराबर होगा, तो यदि ऐसा विद्यमान होगी तो किसके बराबर होगा, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। ये बात को समझ में आई क्या? तो फटाफट लिखो दूसरी परिभाषा, यदि यदि z इक्वल टू एफ एक्स वाई हो तथा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये विद्यमान हो, तो यह मान एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होगा, आंशिक अवकल गुणांक होगा। इसको डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स तथा, या क्योंकि जेड इक्वल टू लिखा ना हमने, या डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? फटाफट लिखो इस परिभाषा को। अब बात आती है नेक्स्ट में हमने दूसरी परिभाषा, एवं ये विद्यमान हो तो यह मान किसका, एफ एक्स कोमा वाई का किसके सापेक्ष, बताओ, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होगा, तथा
इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई या डेल जेड अपॉन डेल वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जल्दी चिपकाओ। ये तो हो गया आपकी थोड़ी बात, फॉर्मली बात होगी, परिभाषा क्या होती है इसका, किस प्रकार इसको थोड़ा समझते हैं। अब बात आती है वर्क करते हैं इसके ऊपर, कैसे इसका एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज्यादा और दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, मिटा दूं तो मिटाई दूं। अच्छा, ये क्या है, x के सापेक्ष एक कोटि का, किसका, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं एक कोटि का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ये कितना है, एक कोटि का ही है। और ये क्या है, एक कोटि का, किसका, f का या z का, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या है, आंशिक अवकल गुणांक है। ठीक है, तो देखिएगा, अब बात करते हैं थोड़े से एग्जांपल्स की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख के देता हूं आपको। मैंने लिखा z इक्वल टू एफ, मैंने लिखा z इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस वाई लिखा। क्या लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो मैं आपसे पूछूं कि साहब मुझे डेल जेड अपॉन डेल एक्स बताओ। कहने का मतलब आपको क्या करना है, z का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, यानी मैं क्या कर दूं, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक बताओ, कोएफिशिएंट बताओ। तो हम क्या करेंगे, आप करोगे कि साहब z का x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो दिमाग में एक चीज याद रखो कि जब मैं x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो x के अलावा जितने भी हैं, अभी तो एक ही है, कौन है, y, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे x के अलावा एक नहीं, तीन नहीं, पांच पांच छह आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिमाग में इतना सा रखो, जब x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहा होता हूं तो x के अलावा जितने भी हैं उन सबको क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। क्या मान लो, कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे कौन है, z में जो x का अलावा कौन है, केवल और केवल कौन है, y है, केवल और केवल कौन है, y है। तो मैं क्या कर दूंगा, y को कांस्टेंट मान लूंगा। क्या मान लूंगा, y को, यानी y का जो भी फंक्शन है उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो बच्चा कौन मेरा, x वाला बच्चा। तो कितना हो, देखो ये sin x का क्या हो गया, cos x। और जनाब यहाँ पे कौन है, y का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टोटली y का, क्योंकि इसमें कोई भी x का पद नहीं है। तो जनाब जब x का पद नहीं है, केवल और केवल y का पद है, यानी वो क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में। और हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जब आपको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के अलावा जितने भी चर आए उन चरों क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। तो हमने किसको कांस्टेंट माना है, x के अलावा चर है y, y के पूरे फलन को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो ये cos y मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अवकलन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हमारे पास आ गया cos x। कोई दिक्कत आई क्या, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करूं कि साहब मुझे बताना डेल जेड अपॉन डेल वाई की बात करनी है। तो मैंने क्या बोला कि जब मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। तो देखो यहाँ पे कौन है, z में कौन है, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल उन सबको क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे कौन है, y के अलावा x है, तो x को यहाँ मान लो कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। बचा कौन मेरा, ये कोस वाई का कितना, माइनस का साइन है। अरे कोस वाई का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन वाई होता है ना। ठीक है, फिर तो क्या हुआ, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का साइन वाई। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल्स करना, तो मैं आपको थोड़ा एक दो एग्जांपल डाल देता हूं, करना एक बार। जैसे एग्जांपल्स में एक की बात करूं तो मैंने लिख दिया z इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 डाला हमने, z इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 9x क्यूब प्लस का y क्यूब। अच्छा मैंने क्या निकाल दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा z इक्वल टू x5 लिख दिया। ठीक है, 4 में क्या लिख दिया, z इक्वल टू मैंने लिख दिया
10xy, या फिर इसका मैं बाद में कराऊंगा ऐसा, y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सब में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल जेड अपॉन डेल वाई ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, फटाफट इनको करना, प्रैक्टिस करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।